Hello everyone, this is Dr. Shapila from IGNU-DOS. Welcome to session 54 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper would be objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU-DOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 54. Which of the following is not one of the reasons for the depletion of the forest? इनमें से कौन सा फॉरेस्ट के डिप्लीट होने का रीजन नहीं है? ऑप्शंस आर ए माइनिंग, बी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, सी ग्रेजिंग, डी क्रिएशन ऑफ शेल्टर बेड्स. देखो, माइनिंग करने के लिए वेदर यू आर गोइंग फॉर द माइनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और फॉर मिनरल्स, we have to clear the vegetation over that area. जहां पे भी आपको माइनिंग करनी है उस एरिया पे जितने भी वेजिटेशन है या ट्रीज हैं वो हमें क्लियर करने पड़ते हैं. ठीक है, सो माइनिंग जो है इट इज अ रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट. मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. सो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है? द रिवर वैली प्रोजेक्ट जहां पे तुम डैम बिल्ड कर रहे हो ओवर द रिवर एंड इट इज गिविंग यू मल्टी बेनिफिट्स. ठीक है, सो बेनिफिट्स लाइक ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ये वहां पे फ्लड्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, वहां के आसपास का जो एरिया है वहां के लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वहां पे लोग पानी की कमी नहीं है तो खेती की कमी नहीं हो सकती, तो वहां के लोगों को फूड मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो वो दे ही रहा है. सो अ सिंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज गिविंग यू मल्टी बेनिफिट्स. ग्रेजिंग. सो ग्रेजिंग, अच्छा जब तुम डैम बना रहे हो, तुम रिवर वैली प्रोजेक्ट तुम बना कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हें उस एरिया के आसपास की जो वेजिटेशन है, ट्रीज हैं, डेफिनेटली वो हमें क्लियर करने पड़ते हैं. ठीक है, सो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट. ग्रेजिंग. सो ग्रेजिंग यहाँ पे अगर ओवर ग्रेजिंग होता तो ज्यादा बेटर होता, बट स्टिल ग्रेजिंग, अगर तुम अपने एनिमल्स को पास्चर्स की जगह कहीं पे भी ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ दोगे, दैट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, क्रिएशन ऑफ द शेल्टर बेल्ट्स. देखो शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन. शेल्टर बेल्ट्स बेसिकली एक लीनियर लाइन है. ठीक है, लीनियर ग्रो करना, लीनियरली ट्रीज को या फिर श्रब्स को एक लाइन में ग्रो करना, वो क्यों करते हैं हम लोग? इन ऑर्डर, बेसिकली शेल्टर बेल्ट्स ना एग्रीकल्चरल फील्ड में क्रॉप्स के चारों तरफ या क्रॉप्स की उस साइड पे जहां पे उस फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में हवा की डायरेक्शन है. ठीक है, सो अगर तुम्हारा क्रॉप ओपन है, ठीक है, विंड के कारण तुम्हारी क्रॉप जो है वो खराब होने के चांसेस है, सॉइल तुम्हारी इरोड हो जाएगी. सो टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम विंड, what we do, and even water, what we do, बेसिकली तो विंड से है, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द स्टॉर्म्स या हैवी विंड्स. सो व्हाट वी डू, वी ग्रो अ लाइन ऑफ द श्रब्स और ट्रीज. ठीक है, लीनियर लाइन हम लगाते हैं, या फिर चारों तरफ इसके एग्रीकल्चरल फील्ड के, या फिर इफ यू नो कि मेरे फील्ड में मैक्सिमम टाइम विंड की डायरेक्शन इस साइड पे है, तो उसकी 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल डायरेक्शन पे हम लोग क्या लगा देते हैं, आपका ट्रीज की या श्रब्स की लाइन, ताकि विंड की स्पीड को वो कट कर सके, शेल्टर जो है वो कट कर सके, और आपकी जो क्रॉप है उस पे स्टॉर्म्स का या हैवी विंड का इफेक्ट ना हो. इवन अगर तुम शेल्टर बेल्ट लगा रहे हो तो डेफिनेटली अगर क्रॉप्स के चारों तरफ ट्रीज की बेल्ट है तो वो सॉइल को कंजर्व करेगी, क्योंकि वो वाटर की स्पीड को कंजर्व कर रही है. ठीक है, सो तुम्हारे एग्रीकल्चर फील्ड को कहीं ना कहीं वो वाटर से भी प्रोटेक्ट कर रहा है शेल्टर बेल्ट. सो क्रिएशन ऑफ द शेल्टर बेल्ट. सो इसमें तो तुम डिफॉरेस्टेशन की जगह यू आर प्लांटिंग द ट्रीज. सो तुम ट्रीज लगा रहे हो. ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ द शेल्टर बेल्ट is not the reason for the depletion of the forest. So answer to this question is D, that is creation of the shelter belt. Second question is, in which of the following states is Bandhavgarh National Park located? So Bandhavgarh National Park कौन सी स्टेट में है? देखो एज ऑफ नाउ, अभी इस टाइम पे लाइक 2023 तक हमारे पास मतलब अभी के लिए आज का जो भी, क्योंकि जो भी मैं डाटा दूंगी वो मैं करंट वीडियो के अकॉर्डिंगली दूंगी, करंट लेक्चर के अकॉर्डिंगली, दैट मे चेंज विद टाइम. ठीक है, सो आज का जो डेटा है, अभी तक का जो डेटा है, तो वी डू हैव 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. ठीक है, सो ये बढ़ भी सकते हैं
ठीक है। सो बट नॉर्मली ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास 106 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। उसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन, बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? देखो 106 के नाम याद करना, उनका स्टेट याद करना इज डिफिकल्ट, बट यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, ठीक है, फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर बंधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के नाम लिखे हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क, इट इज इन गुजरात। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज इन आसाम। परियार नेशनल पार्क एंड बंदीपुर नेशनल पार्क, इट इज इन केरल, ठीक है। सो इवन मानस नेशनल पार्क वी हैव ऑलरेडी डन इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि ये टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मानस की बात कर रही हूँ, एंड इवन इट इज द यूनेस्कोज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। सो नेशनल पार्क भी है। सो आसाम का जो मानस है वो वन इन मैनी है, मानस नेशनल पार्क इज वन इन मैनी, क्लियर? So this is the information about the national park. Next question is, which of the following two factors are majorly responsible for the depletion of the forest resources? So इनमें से कौन से two factors आपके ज्यादा responsible हैं forest resources को deplete करने में? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको कंपैरिजन बेसिस पे करना होगा, ठीक है, क्योंकि सारी ही ऑप्शन करेक्ट हैं, सारी ही ऑप्शन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बट वी हैव टू सी किसका वेटेज ज्यादा है, देन वी विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर। सो माइनिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, माइनिंग भी कर रहे हो और तुम वुड भी कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो एक तो ये है माइनिंग एंड ग्रेजिंग, सो माइनिंग कर रहे हो साथ साथ में ग्रेजिंग, ठीक है। फूड, फ्लड एंड ग्रेजिंग, सो देन ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। देखो ग्रेजिंग का इन कंपैरिजन टू फ्यूल वुड कलेक्शन कम इम्पैक्ट है, ठीक है। फ्यूल वुड के लिए हो सकता है ऑब्वियसली तुम डिफॉरेस्टेशन कर रहे होगे। अब सेम जो फ्यूल वुड कलेक्शन है ना, वी डिड इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस, ये वाला, उसमें हमने फ्यूल वुड कलेक्शन का जो वेटेज था कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस जो उसमें दी हुई थी उससे कम था, पर यहाँ पे मैं ग्रेजिंग के साथ अगर फ्यूल वुड कलेक्शन को कंपेयर कर रही हूँ तो ग्रेजिंग का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम है, फ्यूल वुड कलेक्शन का इम्पैक्ट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो बी में भी हमारे पास ग्रेजिंग ऑप्शन है, सी में भी हमारे पास ग्रेजिंग ऑप्शन है, इवन सी में फ्लड्स भी है। सो फ्लड्स आर नॉट सो फ्रीक्वेंट कि वो तुम्हारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को खत्म कर दे, तो सी ऑप्शन तो कंपैरेटिवली नहीं है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, सो अगेन ग्रेजिंग जो है वो कहीं ना कहीं बी, सी और डी की वेटेज को कम कर रहा है, ठीक है। सो वी आर गोइंग फॉर द माइनिंग जो कि वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। सो वैसे भी ए और बी में माइनिंग है, वी विल गो फॉर इधर ए और बी, ठीक है। सो आंसर विल बी इधर ए और बी, और बी में हमारे पास ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग से ज्यादा वेटेज है फ्यूल वुड कलेक्शन की, तो इसका आंसर हो गया ए। सो ये वाला ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में जिनको आपको कंपैरिजन बेसिस पे करना होगा। सो वी आर गोइंग फॉर ए ऑप्शन, दैट इज माइनिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। देन between 1951 to 1980, according to the Forest Survey of India, over dash square kilometer of the forest, the area was converted into agricultural land all over the India. 1951 से लेके 1980 तक, according to Forest Survey of India, कितना एरिया, फॉरेस्टेड एरिया इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो गया था। सो दिस इज स्टैंडर्ड, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट एज इट इज, ठीक है। तो ऑप्शंस आर 25200 स्क्वायर किलोमीटर, 26200 स्क्वायर किलोमीटर, 27200 स्क्वायर किलोमीटर, 28200 स्क्वायर किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर इज 26200 square kilometer. So that is B. So B is the correct answer, 26200 square kilometer. So you have to remember it as such. Last question of the session is FAO, that is Food and Agricultural Organization, found that according to 2001, blank percent of the forest in industrialized country were under some form of management, but only about 6% were in the developing countries. तो FAO की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, उसकी जो 2001 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंगली, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का कितना परसेंट फॉरेस्टेड एरिया जो है दैट इज अंडर सम फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, किसी मैनेजमेंट की फॉर्म में है, बट डेवलपिंग कंट्रीज का सिर्फ 6% ऐसा एरिया दैट इज अंडर द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑप्शंस आर 80,
89, 79, 98. Again, you have to remember this question as such. Numbers को हम कुछ नहीं कर सकते. Numbers है, years है, that you have to remember. ठीक है, उसमें कुछ समझाने वाला भी नहीं है. So answer to this particular question is 89. B answer. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU, IGNOU Dost is there to help you all. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners. We are also helping our learners for their exam through Exampedia. We are helping you for completing and submitting the assignments. A continuous support from IGNOU Dost mentors will be there, who will be helping you for your career development, for skilling the personal and social development also. You can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.